हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर विभा चतुर्वेदी, गायनी एंडोस्कोपिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। नमस्कार मैम। नमस्ते और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आकाशवाणी जयपुर अजमेर के स्टूडियो में। धन्यवाद। तो मैम आज हम महिलाओं की हेल्थ की, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये होता है कि उसे प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, महिलाओं को खुद को भी ये नहीं लगता कि ये इतना अहम महत्वपूर्ण है। उन्हें लगता है कि शायद दूसरे जो काम है वो हमारी सेहत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या बताना चाहेंगी, कितना महत्वपूर्ण और कितना आवश्यक ये हो जाता है महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम महिलाओं का जो बायोलॉजिकली मैं कहूँ तो बेबी को बर्थ देना होता है, पर उनका काम वहीं पे नहीं ख़त्म हो जाता। इसके बियॉन्ड उनको एक बहुत ही अच्छे और स्ट्रांग नागरिक को बनाना होता है। मतलब अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना, अच्छा खाना खिलाना, अच्छी पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, ये सब काम फीमेल का ही है। और सारी दुनिया घर की एक फीमेल के अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर आप ही स्वस्थ नहीं होंगे, स्वस्थ का मतलब ये नहीं होता कोई बीमारी होना। कई बार आप स्वस्थ महसूस करते हैं बट आपके अंदर कई बार इन कुछ कुछ चीज़ों की इतनी डेफिशिएंसी होती है कि आप फुल्ली किसी भी काम में 100% नहीं दे सकते हैं। जब तक आप 100% किसी काम में नहीं देंगे, आप खुद खुश नहीं रह सकते। और आपका खुश रहना आपके परिवारजनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपको अपने हेल्थ का बहुत ही टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके परिवार में बाकी सभी लोग भी हेल्दी होंगे और खुश होंगे। जी बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। एक तरह से महिला सेंटर पॉइंट है परिवार की एक तरह से धुरी है, उसी के इर्द गिर्द सब घूमता है ये। तो महिलाओं के स्वास्थ्य को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं? सबसे पहला तो मैं जो कहती हूँ कि ईटिंग हैबिट्स बहुत पुअर हैं इंडियन फीमेल्स की। क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा कि उनकी प्रायोरिटी हमेशा उनके बच्चे, हस्बैंड या इन लॉज के साथ रहते हैं या पेरेंट्स के साथ रहती हैं, तो वो होते हैं लास्ट में अपने को रखती हैं। तो मैं इस आकाशवाणी के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने आप को फ्रंट फुट पे रखिए। आप अगर हेल्दी होंगी, अगर आप हेल्दी खाना खाएंगी, बनाएंगी, तो आपके परिवारजन भी हेल्दी रहेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमली खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, और बच्चों को भी मोटिवेट करना, जंक फूड नहीं खाएं। आजकल मोबाइल पे कितने सारे ऐप हैं, बच्चे पेरेंट्स से पूछे बिना भी ऑर्डर करके और जंक फूड मंगा के खा रहे हैं। तो ये भी फीमेल मदर को ही मैं स्कोल्ड करती हूँ। कभी जब ओबीज बच्चा, लड़की कोई मेरे चैम्बर में आती है तो मैं मदर को रेस्पॉन्सिबल ठहराती हूँ कि ये तो बच्चा है, ये जानता नहीं है अपने बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो मदर को बहुत ही एक डिसिप्लिन घर में बनाना है खाने के लिए, प्लस बच्चों को भी मोटिवेट करना है, खुद को भी एक्सरसाइज करने के लिए। जी मैम, आपने डाइट की बात की तो दो तरह की बातें। एक जंक फूड का ज़्यादा सेवन, उसकी वजह से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा लड़कियों में भी देखने में आ रही है। दूसरी तरफ फिर वो उसके लिए एक तरह से क्रैश डाइट पर भी वो आ जाती हैं, साइज 0 या वेट लॉस करने के लिए। तो ये दोनों ही स्थितियां जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए किस तरह से हानिकारक हैं? देखिए, ओबेसिटी का एक मापदंड होता है। एवरेज इंडियन फीमेल के लिए एक बॉडी मास इंडेक्स निर्धारित है जो 23 रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं मेरी ओपीडी में आउट ऑफ 100 80% लोगों का बीएमआई मोर देन 28 होता है। सो इंडिया में ओबेसिटी बहुत रैम्पेंटली बढ़ रही है। अपने को इस ओबेसिटी वाले फैक्टर पे वाकई बहुत अवेयरनेस लानी पड़ेगी और इसके बारे में काफ़ी बात करनी पड़ेगी। अगर आप ओबीज हैं तो मान के चलिए आपका फैटी लिवर भी होगा। कभी आप होल एब्डोमेन सोनोग्राफी कराएं, यू विल हैव फैटी लिवर। फैटी लिवर, ट्रंक पे फैट जमा होना एक तरह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक तरह से प्री डायबिटिक स्टेट है। अब आप देखिए, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपकी बॉडी में तो आपके जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो ओवरी में एग को रिलीज नहीं होने देते, और वो एक कंडीशन बन जाती है PCOS, जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पहले इसको डिजीज बोलते थे तो D लगता था, आजकल S बोलते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट डिजीज, दिस इज लाइफस्टाइल की एक जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो है। सो PCOS वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी होता है। अगर आपको चाइल्डहुड से ही PCOS है तो आप मान के चलिए जैसे जैसे आप
बड़े होंगे तो सबसे पहले आप फेस करेंगे आपके डिलेड पीरियड होंगे, स्कैंटी पीरियड होंगे, ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो इनफर्टिलिटी होगी। एंड आप इन सब चीज़ों को भी डॉक्टर की हेल्प से अगर बाईपास कर जाते हैं तो आपके ओल्डर एज में आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्लीप एपनिया, जिसको रात में नींद नहीं आके आपको सांस रुकती है, घुटती है, वो कंडीशन, और इससे भी वर्स्ट सिचुएशन होती है, यूट्राइन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ओबेसिटी को बहुत ही सीरियसली लेना है। अपने बीएमआई को 23 रखें और उसी के बाद आप अपने बाकी चीज़ें प्लान करें। जैसे अगर प्रेगनेंसी भी प्लान कर रहे हो तो आपका बीएमआई एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन शुड बी 23। जी मैम, और क्रैश डाइट की हम बात करें, जैसे साइज 0 के लिए कई बार लड़कियां डाइटिंग शुरू कर देती हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्रैश डाइटिंग बिल्कुल, डाइटिंग तो किसी को नहीं करनी चाहिए। डाइटिंग का एक अपभ्रंश है एक्चुअली डाइटिंग। डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें और बिल्कुल पतले हो जाएं। आपकी बॉडी को चलाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे। इसके बजाय एक अच्छी सी टर्म है जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट या माइंडफुल ईटिंग। आप जो भी खा रहे हैं आप समझिए कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं और आपकी बॉडी को वो कैलोरी की इतनी ज़रूरत है या नहीं। आप अगर बहुत ज़्यादा कहीं जाके किसी पार्टी में खूब खाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि जो आपने कैलोरी एक्स्ट्रा इनटेक की है उसको आपको एक्सरसाइज से निकालना है। सो अगर इस तरह का बैलेंस और माइंडसेट आपका है तो यू कैन ईट एनीथिंग। और अगर नहीं है, आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आपको आपकी डाइट को बिल्कुल बैलेंस रखना होगा। जैसा कि मैं कह सकती हूँ कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, बट आपके पूरे खाने में जो 50% कंपोनेंट ऑफ फूड है वो डायरेक्ट नेचर से आने वाला होना चाहिए। मतलब रसोई में कुक वाला नहीं होना चाहिए, जिसको मैं कहती हूँ अपने पेशेंट को नेचर रसोई से आप खाइए 50%। जैसे आप फ्रूट्स लीजिए, सैलड लीजिए, नट्स ले सकते हैं, जो भी नेचर से आ रही चीज़ें। साथ में जो अपनी चपाती होती है एक्सक्लूसिवली गेहूं की चपाती ना होके आप जो श्री अन्न, आजकल देखिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बहुत मोटिवेट करे, हाँ मिलेट्स की चपाती आप अपने खाने में लीजिए। आपका फैटी लिवर भी कम होगा और देखिए आपका ड्रास्टिकली ओबेसिटी कम होती है। जी बिल्कुल, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं तो उससे उनकी पूर्ति भी हो जाती है। मैम, एडोलेसेंट एज ग्रुप की हम बात करें, जैसे लड़कियों में आपने बताया पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, इस समय हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो और किस तरह की समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड लड़कियों में आती है? लड़कियों में एक तो पीसीओएस वाला तो है ही, सीडेंटरी लाइफस्टाइल एंड फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स। इन दोनों को करेक्ट करें तो इट इज क्योरेबल प्रॉब्लम। ये अपने हाथ में होता है, आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है और मोस्ट कॉमन सिम्टम जो ओपीडी में हम फेस करते हैं वो होता है सीवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड। सीवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के 4 ग्रेड होती हैं। अगर आप 3rd and 4th ग्रेड में चले गए तो आपका ट्रीटमेंट ऑपरेटिव हो जाता है। अगर आप 1st और 2nd ग्रेड में होते हैं तो आपका मेडिकल मैनेजमेंट बहुत आसान होता है। इसलिए अगर बहुत सीवियर पेन आपका ड्यूरिंग पीरियड आता है उसे इग्नोर ना करें, यू गो टू डॉक्टर। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस होता है तो पेशेंट डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे करके आपकी इस कंडीशन को स्टेज 1 में ही अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेज 3rd and 4th तो डायरेक्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी हो जाता है। तो अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स नज़र आए तो सबसे पहले एक विशेषज्ञ से मिल लें ताकि टेस्ट हो जाएं और ये पता चल पाए कि ये प्रॉब्लम क्या है। जी बिल्कुल। अब मैम बात कर लेते हैं प्री कंसेप्शनल केयर की। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक नन्ही सी जान जो इस दुनिया में आए वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और अपने इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग दो, अब हम पेशेंट रिसीव करते हैं ऐसे कि हमें कुछ नहीं, जनरल कंसल्टेशन, दे कॉल इट जनरल कंसल्टेशन, बट रियल टर्म इसकी होती है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज जस्ट लाइक जब प्री वेडिंग शूट करते हैं उसी तरह से ये प्री कंसेप्शन काउंसलिंग को लेना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस उतनी रखिए। इसमें हम लोग क्या, जब आप आते हैं तो जैसे मैंने बीएमआई की बात की, सबसे पहले बीएमआई चेक करके आपको बताया जाता है कि आप अपना वेट को रिड्यूस करें या बढ़ाएं। कई बार हमें 18-19 बीएमआई की लड़कियां भी मिलती हैं, उनमें भी प्रीटर्म डिलीवरी, इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन के कॉजेज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो जिसका कम है वो 23 पे लेके आए, जिसका ज़्यादा है वो वापस से उसको रिड्यूस करें। सेकेंड, बीपी चेक होता है, फैमिली हिस्ट्री पूरी ली जाती है। फैमिली में किसी तरह की कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन फैमिली में रन कर रही है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, दोनों साइड की फैमिलीज में जो बच्चे में आ सकता है, उसकी टोटल हिस्ट्री कभी छुपाएं नहीं, डॉक्टर को टोटली बताएं। इसमें आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका पैटर्न क्या चल रहा है उसके हिसाब से पीरियड रेगुलराइजेशन करने की
मेडिसिन भी आपको दी जा सकती है। जी। किसी ड्रग से कोई एलर्जी है वो आप खुल के बताएं। अगर आजकल बच्चे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत करते हैं, जी। इफ़ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, इसको 3 महीने पहले आप इसे बिल्कुल बंद कर दें। और फॉलिक एसिड की एक टैबलेट है जो डेली लेनी होती है। जी। आपको डॉक्टर आपके पीरियड के हिसाब से आपका फर्टाइल पीरियड भी बताते हैं, एंड देन कुछ लिस्ट ऑफ टेस्ट होती है जिसको कराया जाता है, जिससे हमें ये पता चले कि आपका आने वाले बच्चे पर इस आपके अंदर कोई डिफेक्ट है या कोई कमी है, उसका असर तो नहीं होगा। जैसे इसमें होता है हीमोग्लोबिन चेक होता है, ब्लड ग्रुप चेक होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपके हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप चेक होएगा। नेगेटिव ब्लड ग्रुप मदर और पॉजिटिव फादर की जो प्रेगनेंसी होती है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ब्लड शुगर चेक होगा, थायराइड चेक होता है। थायराइड भी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो अबॉर्शन का कॉज हो सकती है या प्रीटर्म डिलीवरी का कॉज हो सकती है या बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन कर सकती है। एक रुबेला वायरस इन्फेक्शन, और जैसे कोरोना था अभी फैला, उसी का भाई बंधु समझ लीजिए आप, रुबेला वायरस होता है। रुबेला वायरस अगर इन्फेक्ट आपको करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बच्चे में रुबेला सिंड्रोम हो जाता है। तो हम इसकी इम्यूनिटी ज़रूर चेक करते हैं, बिकॉज 70% फीमेल्स को बचपन में रुबेला हो चुका होता है। जिसको भी रुबेला हो गया उसके अंदर लाइफ लॉन्ग एंटीबॉडीज बन जाती हैं। उस एंटीबॉडी को हमें चेक करना होता है। उस एंटीबॉडी को IgG कहते हैं। अगर ये एंटीबॉडी पॉजिटिव है, घबराएं नहीं। पॉजिटिव आते ही पेशेंट को लगता है कि उनकी बॉडी में रुबेला वायरस आ गया है, बट एंटीबॉडी चेक कर रहे हैं, मतलब वायरस के अगेंस्ट लड़ने वाला हथियार आपकी बॉडी में है, और एक बार आ गया तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो आप इसको इस तरह से लीजिए कि अच्छी चीज़ है अगर ये पॉजिटिव आया है। साथ में एक सोनोग्राफी ज़रूर होती है, क्योंकि आजकल कई बार यूट्रस में फाइब्रॉइड, ओवरी में सिस्ट, ये सब मिलते हैं। तो बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट वी शुड गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जी मैम, कुछ टेस्ट आपने बताए, तो जो ब्लड टेस्ट होता है ये दोनों का किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों का? यूजुअली अगर फैमिली में थैलेसीमिया रन करता है तब दोनों का होता है। अगर मान लो फीमेल पॉजिटिव है तो सर्टेनली हस्बैंड का तो होगा ही होगा। दूसरा, जैसे मैंने ब्लड ग्रुप की बात की, वो हस्बैंड की भी ब्लड ग्रुप होता है। और अगर हस्बैंड और वाइफ की एज ज़्यादा है तो हम हस्बैंड का सीमन एनालिसिस भी करा लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी एज ज़्यादा है, ऑलरेडी आप मान लीजिए 33 हैं, तो अभी अपने को प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपने अभी तक प्लान नहीं की, और बट आप ईगर होते हैं। जैसे जैसे एजिंग होती है, हमने देखा है कपल बहुत ईगर हो जाते हैं कि हमें तो अब जल्दी बेबी चाहिए, तो हम लोग हस्बैंड सीमन एनालिसिस भी एडवाइस करने लग गए हैं आजकल। क्योंकि आजकल ये होता है, करियर ओरिएंटेड होती हैं लड़कियां, तो बड़ी एज ज़्यादा होने पर ही शादी होती है, उसके बाद प्लान करते हैं। मैम, आपने थैलेसीमिया का जिक्र किया। कई बार ये होता है कि महिला का ब्लड चेक कर लिया गया, उसमें कुछ भी नहीं, वो ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है कि हस्बैंड माइनर होता है, तो वो बच्चे में फिर होने के चांसेस होते हैं थैलेसीमिया माइनर? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर मदर नॉर्मल है और फादर को है या वाइस वर्सा है तो बच्चे में 25% थैलेसीमिया माइनर होने के चांसेस हैं। पर आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आप अगर माइनर हैं तो आप हेल्दी हैं ना, तो बच्चा भी हेल्दी होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखने की होती है, अगर आपका बच्चा थैलेसीमिया माइनर है तो उसका जो पार्टनर हो, जिससे आप उसे शादी का प्लान कर रहे हैं, वो माइनर ना हो। और अगर वो भी माइनर बाई चांस, क्योंकि लव मैरिजेस होती हैं, अगर वो माइनर है तो आप ध्यान रखिए 12 वीक्स पे उनके बच्चा जब होने वाला होगा, 12 वीक्स प्रेग्नेंट होगी, तो उस समय एक स्पेशल टेस्ट कंडक्ट होता है थैलेसीमिया मेजर डिटेक्ट करने के लिए, उसको इग्नोर ना किया जाए। यानी कि आजकल कुंडली के मिलाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्लड ग्रुप चेक करवा लें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, ब्लड वर्कअप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो श्रोताओं, हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज़। प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में समग्र स्वास्थ्य देखभाल इस विषय पर। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुकते हैं, वापस आकर इसी विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल के साथ। उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, राज्य का एकमात्र स्थान। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 270758 और 9829017147। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज़।
प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में समग्र स्वास्थ्य देखभाल इस विषय पर। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। तो मैम, अभी हमने बात की कि प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले किस तरह की बातों का ध्यान रखना है, कौन से टेस्ट करवाने हैं। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही सलाह मशवरों का दौर भी शुरू हो जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना। तो आपसे जानना चाहेंगे, कोई स्पेशल टेस्ट हैं जो इस दौरान करवाए जाने चाहिए, किस तरह की केयर होनी चाहिए? जी, आप एंटीनेटल चेकअप पे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। जो रूटीन टेस्ट होते हैं सभी लोग बताते भी हैं और आपको फॉलो भी करना चाहिए। कुछ स्पेशल टेस्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जो 12 वीक्स पे होता है। 12 वीक्स पे एक स्पेशल सोनोग्राफी होती है जिसे एनटी स्कैन टीवी फ्लो कहते हैं। ये जो सोनोग्राफी होती है बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन दैट इज डाउन सिंड्रोम के डिटेक्शन के लिए होती है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें बच्चे की लाइफ 12 से 18 साल तक एट मैक्स होती है अगर पैदा होता है तो, और वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कार्डियक डिफेक्ट होते हैं। तो ये जो टेस्ट मैं बता रही हूँ 12 वीक्स पे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में डाउन सिंड्रोम है या नहीं। इस सोनोग्राफी को सपोर्ट करने के लिए मदर का ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिससे 2 तरह के टेस्ट कंडक्ट कराए जा सकते हैं। पहले टेस्ट को कहते हैं डबल मार्कर। डबल मार्कर टेस्ट ओनली 93% सेंसिटिव होता है, मतलब 100% सेंसिटिव नहीं है। सेकंड टेस्ट जो होता है उसे कहते हैं एनआईपीटी। एनआईपीटी नॉन इन्वेजिव मैटरनल टेस्ट होता है जिसमें बच्चे का डीएनए, आपको पता है मदर के अंदर भी घूमता है, उस डीएनए को निकाल करके और उसमें देखते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जो टेस्ट मैंने बताया एनआईपीटी दैट इज 99.3% एक्यूरेट। सो इन दोनों में से एक टेस्ट करवाया जाता है लो रिस्क पॉपुलेशन में। बट अगर हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे मानिए 38 या 40 साल या 42 साल की एज की फीमेल हैं जो प्रेग्नेंट हुई हैं, उनके लिए एक टेस्ट एडवाइजेबल होता है क्योंकि वो हाई रिस्क हैं। उनके बच्चों में 40 में से एक डाउन सिंड्रोम जरूर होगा। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक इन्वेजिव टेस्ट होता है जिसे कोरोनिक वुलाई सैम्पलिंग कहते हैं, और उसके थ्रू हम माइक्रो एरे टेस्टिंग या फिर होल एक्सोम सीक्वेंसिंग, साइंस बहुत आगे चला गया है, से डिटेक्ट करते हैं सो दैट वी कैन गिव अ हेल्दी बेबी पेरेंट्स को। मैम, अनीमिया की प्रॉब्लम भी महिलाओं में बहुत ही कॉमन है, कैसे इससे डील करें? और कई बार तो इसका पता भी नहीं चल पाता। प्रेगनेंसी में तो चलिए टेस्ट हो गया तो पता चल जाता है, लेकिन कई बार पता चलता है तो भी नजरअंदाज महिलाएं कर देती हैं। कैसे इस प्रॉब्लम से डील करें? जैसा कि अपने टॉक के शुरू में यही था कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को सबसे पीछे रखती हैं। सो देखिए, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड तो आप उसको नॉर्मल मत समझिए। हैवी ब्लीडिंग वंस इन अ वाइल होना इज ओके, बट अगर आपको रिपीटेडली 2-3 साइकिल हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक सोनोग्राफी और सीबीसी 2 मिनिमम बेयर मिनिमम टेस्ट होते हैं जो मैंडेटरी हो जाते हैं व्हेन यू आर हैविंग हैवी ब्लीडिंग, सो दैट कॉज को पकड़ा जा सके। आजकल किसी भी तरह का कॉज है हैवी ब्लीडिंग का कैन बी ट्रीटेड आइदर मेडिसिन से और सर्जिकली। 2-3 चीज़ें और होती हैं, जैसे मान लो किसी पेशेंट के एसिड पेप्टिक डिजीज़ होती है, मतलब एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके भी अनीमिया मिलता है। आपके पेट में अगर कीड़े हैं, जैसे हमारे कुछ रूरल एरिया के या अर्बन एरिया के भी जो पेशेंट आते हैं, वी हैव सीन वॉर्म्स होते हैं पेट में, वो भी अनीमिया का कॉज होते हैं। एंड समटाइम्स पेशेंट कई बार पाइल से सफ़र कर रहे होते हैं एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में कई बार आपको कॉलन कैंसर या इंटेस्टाइन का कैंसर भी हो सकता है। अगर आपको एनीमिया डिटेक्ट होता है तो आप इसको बिल्कुल ऐसा लाइटली मत लीजिए, यू शुड सी अ डॉक्टर। जी बिल्कुल। अब मैम, उम्र के अलग अलग पड़ावों के बारे में हमने बात की, अब एक बात कर लेते हैं अहम पड़ाव के बारे में, जिससे मेनोपॉज के बारे में बात कर लेते हैं। तो किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना इस समय जब मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को करना पड़ता है? मेनोपॉज एक ऐसा स्टेज ऑफ लाइफ होता है जब आप ये समझिए आप अलोन फील करते हैं, बिकॉज आपके बच्चे उस समय तक सेटल हो जाते हैं और आप अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। आप अपने हॉबीज वगैरह सब होती हैं, सब उसको सेकेंडरी मानते हैं, राइट? तो इस अवस्था तक आते आते आप बिल्कुल अलोन फील करते हैं। सो ये जो लोनलीनेस शुरू होती है, यहाँ से आपका शुरू होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप एंड आपको बॉडीली वेग पेन्स फील शुरू होने लग जाते हैं। सो ये एक पार्ट ऑफ, ये हो भी क्यों रहा है, क्योंकि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए हैं। सारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो बॉडी में आपको बैलेंस करके रखते हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण आप बैलेंस रहते हैं, वो सब हेवायर है यहाँ पे। सो उस कंडीशन में एक तो पीरियड तो बंद हो गए, दूसरा
एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करने के लिए। सो इससे आपकी बोन हेल्थ कम होने लग जाती है, साथ में आपका मसल मास भी डिक्रीज होने लग जाता है। सो आपका बोन मास गया, मसल मास गया, इससे आपको ओवरऑल वीकनेस फील होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे जैसे मेनोपॉज आता है तब आप जो लेडीज़ अवेयर होती हैं हमारे पास आती हैं, फिर हम उन्हें एडवाइस देना शुरू करते हैं। जबकि मेनोपॉज की को फाइट करने की जो प्रिपरेशन है वो आपकी 35 साल से शुरू हो जानी चाहिए जी। आपको पता होना चाहिए 15 साल के बाद आपकी हेल्थ बहुत ही ऊपर नीचे होने वाली है। सो फ्रॉम 35 ईयर्स से आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथनिंग शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें जैसे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं या फिर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, और आपका खाने में कैल्शियम एंड प्रोटीन दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, क्योंकि हम लोग आउटडोर पे जाते नहीं हैं, घर में रहते हैं, इंडोर ज़्यादा है। अपने इंडिया में जो धूप है वो बहुत तीखी भी होती है, तो हम लोग एक्सपोजर से बचते भी हैं। अगर मौका भी मिलता है तो छाया ढूंढते हैं कहाँ पे जाएं। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्योंकि जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, लिवर है, कॉड लिवर ऑयल है, ये सब चीज़ों में विटामिन डी होता है। सो विटामिन डी सप्लीमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सो जैसे जैसे आप मेनोपॉज की तरफ अग्रसर होते हैं, स्ट्रेंथ बेयरिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। सेकंड है कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, विटामिन डी का ध्यान रखिए, और अपनी मेंटल हेल्थ को सेट रखने के लिए आप योगा ज़रूर कीजिए। एंड ये एक फेज़ है जब आप अपने सारे शौक को जीने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही टाइम है। बजाय कि घर में बैठ के आप अपने आप को डिप्रेस करते रहें, आप बाहर जाइए, थोड़े से डिफरेंट तरह के सोशल सर्कल डेवलप कीजिए, अपने हॉबी के अनुसार उन सर्कल में मूव कीजिए एंड खुश रहने की कोशिश कीजिए। जी मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने खान पान को लेकर उतनी सजग नहीं है। बोन हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, वो घर में बिजी हैं, डेस्क जॉब भी कर रही हैं, तो घर और बाहर दोनों में वो एक तरह से फंसी हुई कई बार रहती हैं। उन्हें लगता है कि इसी में हमारी एक्सरसाइज भी हो गई। तो आप क्या बताना चाहेंगी और बोन हेल्थ को लेकर? कि कई बार ये होता है कि लेट एज में हम देखते हैं ज़रा सी चोट लगी, फ्रैक्चर भी महिलाओं में बहुत जल्दी होता है, तो किस तरह से और ध्यान रखें, खाने में क्या चीज़ें ज़्यादा लें? जैसा कि मैंने बताया कि कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए। उसके लिए आप जैसे मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, और दालें ले सकते हैं, दालों में कैल्शियम बहुत होता है। अब हमारे घर में जो दालें बनती हैं, अपन कहते हैं 1 कटोरी दाल ली, उसमें पूरे घर ने खाया, तो पर पर्सन 1/4 कटोरी सॉलिड दाल आई। तो इसके बजाय रिप्लेस इट विद द सॉलिड थिंग्स। जैसे आप दाल की चीली बना के लीजिए, उसमें प्रोटीन एंड कैल्शियम दोनों होते हैं। दालें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और कैल्शियम दोनों हैं, तो आप उस पर फोकस कीजिए। कार्बोहाइड्रेट अपने खाने से हटा दीजिए, जैसे रिफाइंड शुगर जो होता है, आलू, चावल और ऐसे जैसे मीठी चीज़ें जो होती हैं, वाइट चीज़ें अपने खाने से हटा दें, विच इंक्लूड्स घी ऑल्सो। थोड़ा घी मॉडरेशन में इज़ ओके। जैसे जैसे एजिंग होती है, अपना कॉन्सेप्ट है इंडिया में कि आप घी खाना शुरू करो, जॉइंट बहुत अच्छे हो जाएंगे, पर एक्सेस में नहीं, आप उसे बिल्कुल मॉडरेशन में लीजिए। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ जो फास्फोरस होता है घी में, वो आपके कैल्शियम और कैल्शियम फास्फोरस बाउंड होकर आपकी बोन को स्ट्रेंथनिंग करते हैं, वो ये बात सही है, बट सब चीज़ें मॉडरेशन में लेनी बहुत ज़रूरी है। जी मैम, तो हेलो जयपुर में श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज़। प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में समग्र स्वास्थ्य देखभाल, इस विषय पर। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। श्रोताओं, आपका भी महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कोई सवाल है, इस विषय में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो 2 फोन लाइन्स के ज़रिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। पहला नंबर है 22000600, दूसरा नंबर है 23664777, जयपुर का STD कोड है 0141। यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुकते हैं, वापस आकर इसी विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल के साथ। क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टाँके, बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आँखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां USA FDA अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है। डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले, तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल हैं। हेलो जयपुर, हेलो जयपुर, हेलो जयपुर, हेलो जयपुर।
टेक्निक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, जहां मोतियाबिंद का इलाज वेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, राज्य का एकमात्र स्थान। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 270758 और 9829017147। आप सुन रही हैं हेलो जयपुर, जयपुर का आमिर चैनल, आमिर चैनल, आमिर चैनल 101.2 FM। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हेलो जयपुर में आप सुन रहे प्रोग्राम डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज। प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में समग्र स्वास्थ्य देखभाल इस विषय पर। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। मैम, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके, पहले उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जयपुर। हेलो जयपुर, नमस्कार जी नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी, स्वागत है। मेरा एक प्रश्न है, कुछ महिलाएं को एक आदत होती है स्मोकिंग करने की। अगर जो महिलाएं जो जैसे स्मोकिंग करती है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो मेरा ये प्रश्न है, जो स्मोकिंग करने वाली महिलाएं हैं, क्योंकि कई महिला को देखा मैंने, कोई कुछ लड़कियां होती है कॉलेज में जैसे गुटखा वगैरह खाती हैं और शादी के बाद भी उनको आदत पड़ती रहती है नशे की, लेकिन ऐसे में वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसका जो नशे के कारण बच्चों में कितना फर्क पड़ता है प्रेग्नेंट महिलाओं को? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल स्मोकिंग, और फैशन में भी आ गया है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप पैसिव स्मोकिंग या एक्टिव स्मोकिंग दोनों करते हैं, तो ये बच्चे को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है। इसके अंदर टोबैको है और ये अर्ली अबॉर्शन, प्रीटर्म डिलीवरी के कारण बन सकता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही मेंटली आपको हैरेस करने वाली भी होती हैं। और तो और जो इसमें टोबैको है वो बेबी में जेनेटिक डिसऑर्डर भी कर सकता है। तो पैसिव स्मोकिंग के बारे में भी थोड़ा सा मैम हमारे श्रोताओं को आप बता दीजिए। जी, जब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि आप स्मोकिंग करती हैं नहीं, तो सो मेनी टाइम्स हम लोग भूल जाते हैं हस्बैंड से भी पूछना। जी जी। सो हस्बैंड से भी अगर पूछते हैं, अगर वो स्मोकिंग करते हैं, तो हम उनको थोड़ा सा स्ट्रेस करते हैं कि आप मत कीजिए, स्पेशली व्हेन शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज अराउंड। इससे क्या होगा, आप स्मोकिंग आप कर रहे हैं, पर जो धुआं निकल रहा है वो मदर के अंदर भी जा रहा है। सो वो आपके बच्चे को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। वो इतना ही अफेक्ट कर रहा है जितना आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जी। मैम, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही एक डर सा लगता है, और महिलाओं में कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है। अक्सर उनके साथ ये होता है कि जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं। कौन से कैंसर हैं जिनका खतरा महिलाओं में ज़्यादा रहता है, और इनका अर्ली डायग्नोसिस क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, अपने 2 कैंसर हैं जिनका खतरा महिलाओं में बहुत ज़्यादा भी है, बहुत कॉमन भी है, और इन दोनों कैंसर के स्क्रीनिंग भी अवेलेबल है। इसमें नंबर 1 पे आता है ब्रेस्ट कैंसर। आउट ऑफ 10 एक फीमेल ब्रेस्ट कैंसर से सफर कर रही हैं। दूसरा कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं। इन दोनों ही कैंसर की स्क्रीनिंग अवेलेबल है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी ब्रेस्ट कैंसर की है तो 35 ईयर्स के बाद ईयरली आप मेमोग्राफी कराएं, और अगर फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की नहीं है तो 40 साल की उम्र के बाद आप मेमोग्राफी कराइए। मेमोग्राफी बेसिकली एक्सरे होती है, जो ब्रेस्ट को दो प्लेट के बीच में रख के एक्सरे पास करते हैं और ब्रेस्ट के अंदर के आर्किटेक्चर को देखा जाता है। सेकंड जो टेस्टिंग होती है, सोनोग्राफी भी कराई जा सकती है अगर आपकी एज लेस देन 40 है, और आप डॉक्टर के पास ईयरली बाई मैनुअल एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। पर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप मंथली कर सकते हैं शीशे के सामने खड़े होकर के, जिसके आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। सो ये तो होता है अर्ली डिटेक्शन। सेकंड जो है सर्वाइकल कैंसर, उसका डिटेक्शन भी बहुत सिंपल है। आप जब भी पेशेंट के डॉक्टर के पास आप ईयरली चेकअप के लिए भी जाएं या किसी और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, तो आप उनसे एक सिंपल टेस्ट की एडवाइस बोल सकते हैं, या डॉक्टर भी आपको एडवाइस कर सकते हैं, जिसे पैप स्मीयर कहते हैं। पैप स्मीयर 2 तरीके से होता है। एक कन्वेंशनल मेथड है जिसमें एक वुडन स्पैचुला लेके जो डेड सेल्स होती हैं बच्चेदानी के मुंह की, उस सेल्स को लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। सेकंड जो थोड़ा सा एडवांस टेस्ट आ गया है, जिसे लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं, जिसमें एक ब्रश होता है, प्लास्टिक का सिलिकॉन ब्रश होता है, जिससे उस डेड सेल को कलेक्ट करते हैं और उसको अपन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं।
तो ये बहुत अर्ली डिटेक्शन के 2 टेस्ट हो गए। एक ब्रेस्ट के लिए तो हो गया मैमोग्राफी, और सर्वाइकल कैंसर के लिए हो गया पेप पेप्समेयर। जी मैम, सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो इसके प्रिवेंशन के लिए कौन से मेथड उपलब्ध है? ये इसे लक कह सकते हैं कि दिस इज़ द ओनली कैंसर जिसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक अच्छी सी ड्राइव कर रही है इसको कि अवेयरनेस किया जाए सबको कि ये वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और हमारी जो फॉक्सी सोसाइटी है ऑल ओवर इंडिया की, वो भी इसमें बहुत जुझारू तरीके से लगी हुई है, क्योंकि आज अभी एक नया स्लोगन आया है, 2 टीके जिंदगी के, तो ये फीमेल के लिए आया। अभी तक हम वैक्सीनेशन हमेशा बच्चों के लिए ही बात करते थे। सो कैसे लेना है और कब लेना है, जैसे अगर बच्ची है 9 से 15 साल की है तो उसको 2 टीके लगवाए जा सकते हैं। जीवन में एक ही बार टीका लगता है, बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती है। पहला टीका 0 मंथ पे, दूसरा टीका 6 मंथ्स पे लग जाता है। बट अगर आपकी एज 15 साल से ज्यादा है और 45 साल से कम है तो आपको 3 टीके लेने होंगे, 0 मंथ पे, 2 मंथ पे एंड 6 मंथ्स पे। बस ये 3 ही टीके लगेंगे लाइफ लॉन्ग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो सिक्योरिटी हो गई वो 100% नहीं, ये टीका 90% रिस्क को कवर करता है, 10% अभी भी आप रिस्क पे रहते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने बताया, पेप्समेयर की स्क्रीनिंग जो है वो आपको ईयरली करानी पड़ेगी, या 3 साल पे करा सकते हैं, 5 साल पे करा सकते हैं। वो आपके डॉक्टर को गाइड करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है 3 और 5 साल वाले पे। बट आपको ये नहीं सोचना है कि वैक्सीनेशन हो गया अब हम 100% सेफ हैं। तो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मान लीजिए इसके खतरे को बढ़ाते हैं? सर्वाइकल कैंसर रिस्क फैक्टर एक तो ये होता है कि आप मल्टीपल पार्टनर्स हैं, अर्ली मैरिज है, और आपके ये जो अभी अपने श्रोता ने प्रश्न पूछा, स्मोकिंग। जी। स्मोकिंग इज अगेन ये कॉज होता है। दूसरा आपके कभी बेबी नहीं हुए हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। और पुअर हाइजीन, दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि आप फीमेल हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो वो अपन बॉडी से नहीं हटा सकते। बट हाँ, इधर सर्वाइकल कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको अपन हटा सकते हैं। जी, तो स्क्रीनिंग के बारे में भी बात करेंगे। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आफ्टर 40 हर महिला को करवा लेने चाहिए, लेकिन उससे पहले एक श्रोता का सवाल जान लेते हैं। हेलो जयपुर। हाँ नमस्ते, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। जी प्रमोद जी, स्वागत है, नमस्कार। मेरा निवेदन है कि जो आजकल जो किचन लेस जो चल रहा है भी आजकल, तो उससे कितना हमारा इकोनॉमिक और फीमेल के स्वास्थ्य का वो रहता है असर। दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे प्रमोद जी, एक बार मैं रोकना चाहूंगी, आप पहला सवाल फिर से दोहरा दीजिए। कि आजकल जो किचन लेस जो है, यानी बाहर का खाना, जी अच्छा, ओके, हाँ, किचन लेस का जो प्रचलन चल रहा है आजकल, बहुत चल रहा है इस समय। बाहर का खाना खा के और रह जाते हैं, और सिर्फ कार्ब्स से ही रह जाते हैं। न्यूट्रिशन तो जाता ही नहीं है फीमेल में। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी दाल वाल कुछ नहीं खाते, हरी सब्जी बिल्कुल नहीं खाते। यह हमारे देश की इकोनॉमी और उनके स्वास्थ्य के लिए और आने वाली जो युवा आएंगी उन पे कितना असर पड़ेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। इसमें देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी शुरू में बताया था कि डिसिप्लिन आप पेरेंट्स लाते हैं, आप बच्चों को दोष मत दीजिए। इसमें मदर और फादर को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हमें याद है अपना बचपन, जब खाना बनता था यही है खाने का, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। आजकल आप ऑप्शन क्यों देते हैं बच्चों को? नंबर 1। नंबर 2, जैसा आपने बताया कि फ्यूचर में इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, तो मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आई कैन टेल यू कि अगर मान लो आप जंक फूड लेंगे, हेल्दी फूड नहीं लेंगे, तो ओबेसिटी होगी, फैटी लिवर होगा, तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा। अगर आप इस अवस्था में प्रेग्नेंट होते हैं तो ये मानिए कि आपका जो ब्लड में प्री डायबिटिक स्टेटस बन गया है, वो शुगर बच्चे में खूब जा रहा है, वो बच्चा भी काफ़ी ओबेस होगा, और एक तरह से आपने इनडायरेक्टली अपने बच्चे को एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम दे दिया, जो जाने अनजाने में दिया आपने। अपन बात करते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, उसे अच्छा एनवायरनमेंट दो, अच्छे स्कूल में भेजो, उसको अच्छी शिक्षा दो, बट आपने एक प्रॉब्लम उसको जेनेटिकली ट्रांसफर कर दी है अननोइंगली। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी अगली पीढ़ी बहुत स्वस्थ रहे, डायबिटीज़ ना हो, हाइपरटेंशन नहीं हो। तो मदर जिस समय प्रेग्नेंट हो रही हैं उनकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, उनमें ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। जी, और कुछ जानना चाहते हैं प्रमोद जी? जी, दूसरा दो क्वेश्चन हो रहे हैं जी। दूसरा, ये मोबाइल कितना यूज कर रहे हैं प्रेगनेंसी के द्वारा, संस्कृत के द्वारा, और पोस्टर जिससे, और काफी मतलब इससे भी शरीर पे फर्क प्रभाव डालता है। तीसरा क्वेश्चन था कि ये टॉयलेट साफ नहीं रहते हमारे इंडियंस में, तो इसके भी यूरिन इन्फेक्शन और इस बॉडी पे काफी प्रभाव पड़ता है फीमेल के लिए स्पेशली, और पानी कम पीती है इस डर के मारे।
जी, यूटीआई जिसकी आपने अभी बात की, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, यूरिन इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन स्पेशली इन वर्किंग वीमेन। वर्किंग वीमेन में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक तो उनको टारगेट ओरिएंटेड जॉब है आजकल, कहीं पे भी देख लीजिए, तो वो क्या बैठे बैठे डेस्क जॉब हो गई है, बैठे बैठे खूब काम करते हैं। एक तो पानी पीना भूल जाती हैं, पानी पीना भूलती हैं एक तरफ की बात है, बट अगर यूरिन आ भी रहा होता है तो उनको लगता है ये मैं पूरा काम कर लूँ उसके बाद जाऊँ, तो यूरिन होल्ड करते हैं। और तीसरा, जैसा कि आपने बताया, डर्टी टॉयलेट्स, ये तीनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। सो दो चीज़ें तो आपके हाथ में हैं, पानी खूब पीजिए और टाइमली आप अपने ब्लैडर को इवैक्यूएट कीजिए। थर्ड चीज़, हाइजीन वाली जो चीज़ है उसके लिए भी आजकल छोटी छोटी चीज़ें आ गई हैं, जैसे आजकल पी सेफ या किसी तरह का हाँ डिस्पोजेबल आइटम्स आ गए हैं जिसमें आप खड़े होकर यूरिनेट कर सकते हैं और उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। स्प्रे आ गया है जिससे आप अपने सीट को सैनिटाइज कर सकती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। एंड पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी होती है। मैम, इन्होंने एक मोबाइल के बारे में भी पूछा है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं, तो ये भी एक तरह से सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। मोबाइल का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वैसे अभी कोई गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है। जैसे बीच में कभी माइक्रोवेव के लिए भी आया था, बट वी डोंट हैव सर्टेन गाइडलाइंस जो हम पेशेंट को गाइड करें कि मोबाइल नहीं यूज़ करना है। उसका मेरे ख्याल से उतना ही इम्पैक्ट है जितना जनरल पॉपुलेशन में सब पे है। बट अभी कोई कॉन्क्रीट गाइडलाइंस नहीं आई है जिससे मैं बताऊं कि हाँ इससे ये इफेक्ट हो सकता है। डेफिनेटली स्क्रीन टाइम तो कम होना ही चाहिए, बिकॉज वो आपके आंखों को और आपके बॉडी के पोस्चर दोनों को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमने स्क्रीनिंग की बात की, इससे पहले आप कैंसर के बारे में बता रहे थे, तो उसके बारे में आपने बताया, कुछ टेस्ट बताए। उसके अलावा और कौन से टेस्ट हैं जो आफ्टर 40 हर महिला को करवा लेने चाहिए ताकि कोई बीमारी शरीर में एंटर हो उससे पहले उसको रोका जा सके? जी, ये तो एक जनरल हेल्थ चेक एक मोस्टली हर हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा, जिसमें सीबीसी है, थायराइड का चेक है, ब्लड ग्रुप तो सबको हमेशा पता होना चाहिए। ये नहीं कि प्रेगनेंसी में ही पता चले, यू नेवर नो कब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाए। आपको बिफोर हैंड पता होता है, तो ब्लड की अवेलेबिलिटी डॉक्टर को पता होती है कि हाँ ये ब्लड ग्रुप है, वो है। एंड देन ब्लड शुगर, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप HbA1c भी करवा सकते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर तो ऐसा होता है, रैंडम ब्लड शुगर अगर नॉर्मल आया दैट डजंट मीन कि आपको नॉर्मल शुगर हो सकती है। HbA1c आपका पिछले 3 महीने का कच्चा चिट्ठा बताती है, तो वो टेस्ट कराइए, LFT कराइए, RFT कराइए, और एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, होल एब्डोमेन सोनोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ओवेरियन कैंसर है जिसकी बात मैंने अभी की नहीं है क्योंकि उसका कोई सच स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, बट अगर सोनोग्राफी में हमें ओवरी के अंदर किसी तरह की कोई गांठें नज़र आती हैं तो वो वाला पेशेंट हम फिल्टर कर लेते हैं और वो हमारे लिए हाई रिस्क कैटेगरी हो जाता है। तो उसके लिए सर्टेन टेस्ट है टू डिटेक्ट वेदर ये ओवेरियन कैंसर है या नहीं। चेस्ट एक्सरे ज़रूर कराना चाहिए, जैसा कि स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है तो फीमेल में लंग कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, सो चेस्ट एक्सरे भी सिंपल सा टेस्ट है, दैट कैन बी डन। ठीक, एक श्रोता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जयपुर। हेलो। बहन जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताइए। आपको, डॉक्टर साहब को, सभी को नमस्कार जी। जी नाम बताइए। बाड़मेर से, मेरा नाम जयताराम है सर। जी जयताराम जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं मतलब ये चाहता हूँ, मतलब आपने कहा कि विटामिन डी के सूर्य की धूप में मिलती है, मतलब वो विटामिन सूर्य धूप वाली और एक भोजन में लेते उसमें कितना फर्क होता है, ये पूछता हूँ सर। जी, जो विटामिन डी धूप में मिलता नहीं है, धूप से आपकी स्किन के अंदर जो एक कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है और उसको जाके आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है। सो धूप में विटामिन डी ना है, वो बनाने में हेल्प करता है। धूप के प्रेजेंस में आपकी बॉडी खुद ही विटामिन डी बनाती है, और जो खाने में विटामिन डी होता है वो तो फिर डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब होता है। जी, तो श्रोताओं, हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज प्रोग्राम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में समग्र स्वास्थ्य देखभाल, इस विषय पर। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुकते हैं, वापस आकर इसी विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल के साथ। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, अब जयपुर में संभव। उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707-580 और 9829017147। आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर, जयपुर का आमेर
आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज। प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में समग्र स्वास्थ्य देखभाल इस विषय पर। हमारे साथ स्टूडियो में ये विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर विभा चतुर्वेदी, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैम, जब हमने स्वास्थ्य की, पूरे हेल्थ की, महिलाओं की बात की, और स्वास्थ्य की जब बात होती है तो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की ही बात की जाती है, मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। तो महिलाओं को भी स्ट्रेस होता है, किस तरह से वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। और प्रोग्राम का समय भी अब समाप्ति की तरफ है, आप इसके साथ ही अपना मैसेज भी दे दें क्योंकि कल इंटरनेशनल वुमेंस डे है। महिलाएं बिल्कुल हेल्दी रहें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेंटल हेल्थ में टाइम की शॉर्टेज है। सबसे इम्पोर्टेंट बताऊंगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसके बारे में कोई बात नहीं करता और ये इग्नोर्ड रह जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक फिनोमेना है जिसमें मदर बिल्कुल ही डिप्रेस फील करती हैं, बच्चे से डिटैचमेंट होने लग जाता है। उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सोशल स्ट्रक्चर जिम्मेदार है। जैसे डिलीवरी होने के तुरंत बाद ही ना पेशेंट को आप कमरे में बंद कर देते हैं कि आपको बाहर भी नहीं जाना, हवा लग जाएगी, सिर भी कवर करके रखो, नहाना नहीं है, आपको लड्डू और घी खाना है, दलिया ही खाना है, खिचड़ी ही खानी है। ये इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ऐड करते हैं। इसलिए एक मैसेज तो यही है कि मैं बहुत बार समझाती हूँ पेशेंट को भी, पर उनके जो सासू माँ और माँ हैं वो नहीं समझती हैं इस पॉइंट को। आप उन्हें फ्री छोड़ दीजिए। ये डिप्रेशन बहुत कॉमन होता जा रहा है, इसे इग्नोर हो जाना मदर के लिए और बच्चे दोनों के लिए सही नहीं होता क्योंकि कई बार सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती हैं। सो कल महिला दिवस है, इसके लिए मैं अपने सभी श्रोताओं को एक बात कहना चाहूँगी, हमेशा सदैव प्रसन्नचित्त रहें और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव लोगों को रखें। आप ना कहना भी सीखें, अपने चारों तरफ जो नेगेटिविटी फैलाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें इग्नोर करें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप का हेल्थ का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें एंड हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहें। थैंक यू सो मच मैम, आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में पधारी और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते।